बच्चों स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये एटम होता क्या है। अगर हम बात करें, हमने लास्ट क्लास में मैटर का क्लासिफिकेशन करा था एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जिसमें उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो है एटम। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, तो दो तीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यूरेनियम, जिंक, ये सब एलिमेंट्स हैं और इनकी एक यूनिट एटम कहलाती है। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ मैं मॉलिक्यूल की। ये किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है? कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट, या आप ये कह सकते हो वो कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स का या आयंस का जो स्टेबल है। जैसे आपने कहा कि भैया ये सी और ओ अलग अलग तो नहीं रहते थे, लेकिन मिलके CO2 बना के स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं। O2, N2 या और कोई डायटोमिक गैस, HNO3, H2SO4, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ जाए तो K4FeCN6, ये सब आपके कंपाउंड है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या ये भी मॉलिक्यूल है? हाँ, क्योंकि हीलियम अपने आप में स्टेबल है। नियॉन, कार्बन कोक फॉर्म में या ग्रेफाइट की फॉर्म में, S8C8 लिख दिया। ठीक है, तो ये सब के सब आपके मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो कोई कहे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो आप कहोगे कंपाउंड है। इसका एक मॉलिक्यूल बनाना, तो इसका मॉलिक्यूल है ये। तो लिखने में तो कोई फ़र्क दिखाई नहीं दिया। ये इसकी यूनिट है जिसमें एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के बैठा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अब रिप्रेजेंटेशन आएंगी, हम इसको स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें या किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट करें, वो तो अलग अलग चीज़ें। तो हमने आपको बताया यहाँ पे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। अब हम बात करेंगे इनके मास की। देखना ज़रा, एटम दिखता कैसा है? देखो, एटम को हम एक्स सिंबल से दिखा सकते हैं, जिसके नीचे हो Z और ऊपर हो A। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, A का मतलब मास नंबर। ठीक है, अच्छा, अब जो Z है वो क्या बताएगा आपको? हमारे एक एटम के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ज़रा ध्यान देना, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना है और मास कितना है? चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का 1 + 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का 0 कूलम। और अगर मैं मास की बात करूँ तो
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसका भी 1.67 ही है, थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों में, वो हम मॉडर्न फिजिक्स में समझेंगे 12th क्लास में। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये देखा कि एक तो इनका चार्ज इस यूनिट को रिपीट कर रहा है, इसका नाम है 1 क्वांटम। (1.6 10⁻⁻19 कूलम), इसे एक ई भी कहते हैं, 1 ई, याद रहेगा। फिर बारी आती है मास की। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं, प्रोटॉन के मास की बात करूं या न्यूट्रॉन के मास की बात करूं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो लगभग बराबर मास है। प्रोटॉन का मास इक्वल है न्यूट्रॉन के मास के, कितना? 1.67 10⁻⁻27 kg और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मैंने कहा भाई ये यूनिट ना बार बार यूज़ होगी, तो मैंने जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को एक ई कह दिया, इसको भी कुछ कह दूं तो ये बना आपका 1 यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, ये आपने 9th क्लास में सुना होगा, और वहाँ कई बच्चे कहते भैया समझ नहीं आता कि ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये यूनिफाइड मास क्या है। बेटा हमारे पास जब अच्छी खासी यूनिट है मास की, ग्राम, तो हम नई यूनिट क्यों पैदा करें? इसका मतलब साइंस इसको कुछ सिंपल करना चाहती है, और वो सिंपल बताता हूँ मैं क्या है। यहाँ पर साइंस चाहती है कि जो आपकी बार बार यूज़ होने वाली यूनिट है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसको हम यूनिट कह दें 1, और वो बन गया 1 यू। 1 यू भी कहते हैं इसको, कुछ लोग 1 AMU भी कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट के लिए। ठीक है, बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसको समझने की कि 1 AMU है क्या। 1 यू इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के। तो न्यूट्रॉन का मास कहाँ गया? इसके अंदर आपका प्रोटॉन भी आ रहा है, इक्वल का निशान लगा देते हैं यहाँ पे, ये इक्वल टू प्रोटॉन का मास भी और न्यूट्रॉन का भी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन का भी मास देख लेते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये है 1/1800 यू। मेरी बात को समझो, ये एक यू से 1800 भी नहीं है, 1860 है, अप्रॉक्स है बेटा ये। ठीक है, 1860 टाइम कम है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से। तो अगर मैं 1860 इलेक्ट्रॉन्स लूँ तो वो एक प्रोटॉन बनेंगे या एक न्यूट्रॉन बनेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी बात समझो, ये मास तो बहुत बड़ा है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? नेग्लिजिबल, क्या बोलेंगे इसको? ना के बराबर है ही नहीं, इसलिए हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, आप किसका मास लोगे? तो सोडियम का मास 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे और न्यूट्रॉन पे, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं या कितने न्यूट्रॉन हैं सोडियम के पास, तो वो उसका सिंबल बताएगा आपको। ये ज़रा ध्यान दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं,
इलेक्ट्रॉन होते हैं Z, प्रोटॉन होते हैं Z, न्यूट्रॉन होते हैं A-Z। इलेक्ट्रॉन पे मैं स्टार बना रहा हूँ, लिखा है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। क्यों? प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं हो सकते? तो एक बार ज़रा इसको देखना, यह है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यह है आपके शेल, पहला शेल, दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तीसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मान लो ये भी एक शेल है। तो इन इलेक्ट्रॉन को ले जाना या बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को लाना आसान है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयंस बनते हैं। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। आप एक पेरेंट एटम लो, और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा? एनायन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनेगा? कैटायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एनायन, इलेक्ट्रॉन को देगा तो कैटायन, और ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? एनायन, आयंस। अब मेरी बात सुनो, एक पेरेंट एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज कर सकता है। जैसे एग्जांपल ये रहा सोडियम, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो बनेगा Na+। क्लोरीन, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बनेगा Cl-। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। अब इसके सिंबल को समझते हैं फिर दोबारा एक बारी। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, तो ये तो आपका A है, ये आपका Z है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है मैग्नीशियम के पास? Z Z A-Z, 12 12 24 - 12 यानी कि फिर से 12। कोई बड़ा ले लो, यूरेनियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 92। प्रोटॉन कितने हैं? 92। और न्यूट्रॉन कितने हैं? कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 143। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से मैं किसी आयन को ले लूँ, जैसे सल्फर को, तो अब ध्यान क्या रखना है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। सल्फर Cn-। ठीक है, K4FeCN6। अगर किसी से ना हो तो आप मेरे को जो आपका ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम वाला, उस पर डाल देना, मैं करा दूंगा। सल्फर में प्रोटॉन कितने हैं? अब ज़रा ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ। प्रोटॉन है 16, न्यूट्रॉन कितने हैं? 32 - 16, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 + 2। क्यों? माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, नाइट्रोजन के 7, 6 और 7 कितने हो गए? 13, और एक बाहर से लिया 14। तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है, और इसके मास में से हम अगर माइनस करें एटॉमिक नंबर को तो इसके न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी हमने बात करी
चार्ज की, हमने बात करी नंबर की, अब हम बात करेंगे मास की। कोई भी मास ले लो आप, जैसे हम कोई भी एटम ले लो, जैसे हमने एटम ले लिया, क्या लिया, जिंक ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर 65, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 30, प्रोटॉन कितने हैं इसके पास 30, न्यूट्रॉन कितने हैं इसके पास 65। मैं आपसे पूछूं इनका मास कितना है 9.1 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg, 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, इसका भी इतना ही। इसको मैं नेग्लिजिबल कह रहा हूँ, है ही नहीं। 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg कितना है, बहुत कम। कितना है, तो अब बचा क्या 30 और 65, तो मास जो निकलेगा एक जिंक का वो होगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 10 के पावर माइनस 27 kg प्लस 65 मल्टीप्लाइड बाय, ये फिर से नंबर। अब आपने कहा भैया दोनों में सेम है, कॉमन ले लो, 65 लिख दिया गलती से बेटा ना, 65 माइनस 30 35। अब ठीक है, ले लिया कॉमन, 30 प्लस 35 और ब्रैकेट में 1.67 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg। तो आप कह सकते हो 65 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg। अब मेरी बात को सुनो, ये 65 क्या है आपका मास नंबर, और ये क्या है रिपीटिंग यूनिट। अब रिपीटिंग यूनिट को मैं साथ साथ लेके क्यों चलूं, इसको यू ना बना दूं, AU, यानी कि जिंक का मास कितना है 65U। अब ध्यान रखेंगे मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू AU, या मास ऑफ जिंक एटम इज इक्वल्स टू 65U। तो यूनिफाइड मास का मतलब अब समझ में आया। इसको ना हम दोबारा देखेंगे मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट में हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, नाम होगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा अब मॉलिक्यूल का मास पता करना हो तो एक चीज समझा देता हूं, उसको समझाऊंगा मैं आगे मोल कंसेप्ट में। देखो, एक है आपका एटॉमिक मास, वो है AU, और एक है आपका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास है आपका A ग्राम। अब जरा ध्यान दो, ये है मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास होता है एक AU, और ये है मास ऑफ 1 मोल। एक मोल का मास होता है 1 ग्राम, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलर मास, पीछे बस इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी मैंने आपको मोल नहीं समझाया है, इसको समझाऊंगा। वैसे 9th में था, फिर भी मैं रिपीट कराऊंगा पूरा ढंग से। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, पहले तो मॉलिक्यूल समझो। H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का मास कितना है 1-1 ग्राम करके, 1 सल्फर का मास कितना है 32 ग्राम, 4 ऑक्सीजन का मास कितना है 16। ठीक है, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 98 ग्राम।
तो 1 मोल H2SO4 का मास कितना है? 98 ग्राम। और एक मॉलिक्यूल का कितना है? 98 U। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई। अब एक बात और सुन लो, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल है 1 मोल ऑफ H2SO4 इक्वल है कितने एटम्स की? अब मैं इसे एटम में कैसे कन्वर्ट करूं? 5 एटम, 10 एटम, 20 एटम, कितने एटम? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 एटम्स। ठीक है, कितने एटम्स? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। भैया ये 1 मोल कहलाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे मोल कंसेप्ट में, कि कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल में बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने एक वैल्यू दे दिया आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इसको हम क्या कहते हैं? 1 मोल। इसका मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आपके एटम और मॉलिक्यूल वाला टॉपिक कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको बता दिया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उनका मास क्या होता है, मास कैसे चलता है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की, राउंड ऑफ की, इन सब चीज़ों की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे।